दबा देगा। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात आपने। आखिरी सेगमेंट में सर अगर मैं बात करूं, जैसे आपने जिक्र किया है और डिटेल में लिखा भी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो संबंध है और बांग्लादेश और चीन के संबंध भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये किस तरह की एक नई कहानी कुकिंग अप हो रही है, इंडिया के लिए कैसे एक डेंजर है? चौहान साहब, ये बहुत बड़ा डेंजर है और इसमें कोई शक नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं चला, क्योंकि शेख हसीना का जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, जो 1-2 टर्म का, कि उसने इलेक्शन कराए बिना ओपोजिशन के, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होनी थी। शायद हमें बेटर प्रिपेयर रहना था। मगर जो अब हो गया आज की तारीख में, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, हिंदुओं के अगेंस्ट काफी एक प्रकार वायलेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर जो कि 12 लाख के करीब रोहिंग्याज हैं, वहां पर आईएसआई ने गढ़ बनाया, उनको रेडिकलाइज करने, भारत की तरफ भेजने की कोशिश करने। और वो जो ट्रेनिंग कैंप्स जो पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट ने फेंक दिए थे, चाहे वो उल्फा के हैं, NSCN-IM, खपलांग, PLA, इन सब के दोबारा आ सकते हैं, तो ये बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है कि वहां पर अपने पैर कौन जमा रहा है। अभी पाकिस्तान बड़े जोरों से, अभी आपको पता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो इस धर है गए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ एक इनकी प्रॉब्लम है, वो जेनोसाइड कह रहे हैं 1971 का, इन्होंने अभी तक उसको एक प्रकार से माफी नहीं मांगी, मगर वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप इंप्रूव होने हैं, उनका ट्रेड भी बढ़ रहा है, उनके हथियार भी आना स्टार्ट करेंगे, आईएसआई अपना गढ़ बनाएगा। अगर आईएसआई वहां गढ़ बनाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। अब आती है चीन की, और चीन भी अपने फुटप्रिंट बढ़ाएगा, चीन अपने हथियार भी वहां देगा, चीन जो है वहां पर अपना एक प्रकार से नए प्रोजेक्ट भी करेगा। तो ओवरऑल बांग्लादेश एक भारत के लिए चुनौती है आने वाले टाइम में, और हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने सोचा था बांग्लादेश तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है 1971 के बाद, और हमारा फोकस नहीं था स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बनावट ऐसी है कि चिकन नेक है, और वहाँ कनेक्टिविटी जो थी वो ज्यादातर अगर आप देखें बिफोर इंडिपेंडेंस वो बांग्लादेश के थ्रू थी, ये चाहे त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अब वो जा रही थी कहीं ना कहीं आपका चिकन नेक से। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत अभी कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहा था, जो कि कलकत्ता से सितवे पोर्ट पे जाएगा म्यांमार में, और फिर उसके बाद वो एक कालादान नदी के थ्रू फिर वो लैंड रूट से वो आएगा मिजोरम में। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मगर वो भी खटास में पड़ गया, क्योंकि म्यांमार की के अंदर इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है। इसी प्रकार इंटरनेशनल ट्राइलाइट हाईवे बना रहे थे भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया और लाओस, उसमें भी रुकावट है, क्योंकि जो अराकान की मिलिटेंसी चली हुई है म्यांमार। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान और चीन के जो फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, तो आज हमें इसका भी ध्यान देना, फैक्टर इन करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 2 फ्रंट वार की बात करते हैं, हमें 3 फ्रंट वार में भी कुछ करना पड़े। ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में चौहान साहब बहुत बड़ी चुनौती है। चलें, तो सर वहां पर चीन जो है वो कुछ डैम भी बना रहा है, एयरपोर्ट की भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये तो सर बड़ा डेंजरस भारत के लिए हो सकता है सर। 100% सत्य चौहान साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। और ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव पहले था, क्योंकि शेख हसीना को लगा था कि ओवर डिपेंडेंट अगर चीन पे हो गए तो उसकी पाकिस्तान जैसी हालत हो। देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, शेख हसीना के टाइम में जो बांग्लादेश की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा, उनकी जो पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा हो गई थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती थी, जिसमें मैक्सिमम शेयर उनके एक्सपोर्ट का है, और इतनी डेवलपमेंट हो रही थी। जो हमारी इन्फिल्ट्रेशन भी थी उसमें भी कमी आई थी, क्योंकि वहां से लोग आते क्यों है बांग्लादेश से इंडिया में? वह आते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, वहां पर हालात अच्छे नहीं। आप इंडिया अपॉर्चुनिटी देता है, इंडिया में कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका इस्तेमाल करते थे, कुछ एक गड़बड़ थे, तो वो पोरस बॉर्डर से इकोनॉमिक रीजन से ज्यादा आते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो रेडिकलाइज करके। अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी करेगी
तो फिर उनको आने की जरूरत है। और कुछ ऐसा हो रहा था कि शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत आगे थी और उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा करी। मगर चंद एक साल के अंदर ये हुआ है, जब से मोहम्मद यूनुस आई है, ये सब ठप पड़े हुए। आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम नहीं कर रही और उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है और भारत के ऊपर वो ओवरटली डिपेंडेंट हैं। बांग्लादेश को लैंडलॉक्ड कंट्री बोला जाता है, इंडिया लॉक्ड कंट्री। वाई इंडिया लॉक की 95% उसका बॉर्डर भारत से मिलता है, रॉ मटेरियल भारत से जाता, खाना पीना सब जाता। तो बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है भारत के साथ, उसका रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए तो उसकी इकोनॉमी आगे चल नहीं पाएगी। मगर क्योंकि अभी आईएसआई और चीन वहां पर आ रहा है तो अभी रिलेशन ठीक नहीं है और आने वाले टाइम में भी कुछ अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह है जो अवामी लीग है, जो कि प्रो इंडिया पार्टी है, वो बैन कर दी इन्होंने, जो शेख हसीना की, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो बीएनपी है वो भी हरदम एंटी इंडिया सेंटीमेंट रही है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब जमाते इस्लामी जो है, जिसने पाकिस्तानी लोग फौज के साथ मिलके जेनोसाइड किया, आज वो इलेक्शन लड़ रही है। इसके बाद एक न्यू सिटीजन पार्टी बनाई इन्होंने, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, एनसीपी। तो ये सच्चाई है, कुछ भी आता है, गठजोड़ भी आए इनका, तो ये रिलेशन भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे होना नियर फ्यूचर में चांसेस कम लगते हैं। इसलिए एक नई थ्रेट इमर्ज कर रही है बांग्लादेश की तरफ से। भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और भारत को बहुत सेंसिबली अपने आप को चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो गठजोड़ है पाकिस्तान और चीन का बांग्लादेश के अंदर, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है और उसके बाद वो एक फ्रंट भी खुल सकता है अगर कभी आने वाले टाइम में भारत की लड़ाई चाहे चीन से या पाकिस्तान से होती है। शिवराम साहब, आखिरी सवाल सर, इसमें फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा हम लोग कहीं सरकार हल्के में ले लिया हो इस बात को, या थोड़ी चूक है ये? देखो हल्के यानी कई बार क्या होता है कि पता नहीं, ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है और सच्चाई है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है। मगर पाकिस्तान की आईएसआई ने कुछ एक समय पहले अपने पैर जमा लिए और ये जितना भी हुआ है ये आर्टिफिशियली हुआ है। ये अमेरिका की डीप स्टेट का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका एक सेंट मार्टिन आइलैंड चाहती थी मगर बांग्लादेश के जो शेख हसीना नहीं दिया। उसके बाद जो डीप स्टेट ने ये जनरेट किया था जो स्टूडेंट का एक प्रकार आप ये कहें प्रोटेस्ट, और ये सारी की सारी जो कार्रवाई थी ये डीप स्टेट अमेरिका ने की, मगर इसका फायदा पाकिस्तान और चीन को हो रहा है। ये एक बात समझनी पड़ेगी। आज चीन और पाकिस्तान वहां पर आ रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं हम इसको समझ नहीं पाए या भारत को पता था, मगर हाँ कई चीजें होती हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी। तो ये हुआ, ये ग्राउंड से नहीं हुआ, ये क्रिएट किया गया, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है बांग्लादेश को ये रियलाइज होगा कि ये गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश में शेख हसीना के टाइम में। इनकी इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही थी कि वो अभी जो लीस्ट डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री के दायरे में आने वाले थे। और ये कहा जा रहा था कि वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सबसे अच्छी इकोनॉमी थी जो माइनर है, क्योंकि भारत तो एक मेजर इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है बिफोर कोविड-19 और अब भी, मगर माइनर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश कर रहे थे। मगर अब क्या होगा समय बताएगा, मगर ये एक चैलेंज है भारत के लिए कि आज बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगी, इलीगल माइग्रेशन होगी। दूसरा, कुछ कैंप्स ये चिटागोंग हिल्स में दे सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है। जी जी सर, थैंक यू मेजर जनरल शिवाज साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत तफसील से डिटेल में हर मुद्दे पर बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और हमारे दर्शकों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवराम साहब, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, थैंक यू सर।